जवाब है चौधरी नावेद अनवर साहब। अभी शुरू करता हूँ। पी भारती जी, हाँ कमल जी, कैसे हैं आप? एक लंबे समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों, साथी जुड़ते रहेंगे और जो नहीं जुड़ पाएंगे बाद में सुन लेंगे। आज देश के लिए एक बड़े दुख की घड़ी है और आत्मचिंतन की भी घड़ी है और फैसले की भी घड़ी है। दुख इसलिए इतनी बड़ी संख्या में हमने अपने बहादुर लाल खोए हैं और दूसरे लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम। जब भी ऐसी घटना घटती है तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, काश मेरे इस बेटे को, मेरे इस भाई को, मेरे इस सैनिक को लड़ने का मौका मिला होता। काश दुश्मन ने ललकार कर हमला किया होता। काश पाकिस्तान ने पीठ पर कायराना वार करने के बजाय सीमा से सीधे सीधे वार किया होता तो मेरा ये जवान लड़ा होता। उसे पता ही नहीं, ये जवान तो अपनी गाड़ी में चले जा रहे थे, एक सफ़र पर थे और वो सफ़र किसी युद्ध के लिए नहीं था। वो एक नॉर्मल मूवमेंट था एक फोर्स का, जो उनका डिप्लॉयमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तैनाती होती है। उसके लिए उनकी पूरी बटालियन या ब्रिगेड जो भी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और ये सामान्य प्रक्रिया सभी देशों में होती है। लेकिन अच्छे भले चले जा रहे लोग। मैं एक शहीद की पत्नी का बयान सुन रहा था जिसने बताया कि उसके पति ने कहा कि मैं कश्मीर पहुंच करके फ़ोन करूंगा। ऐसे ही पता नहीं किस किस ने अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से क्या क्या का वादा किया होगा। किसकी किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। जवान ही तो थे सब और सिपाही थे तो सिपाही आमतौर पर गरीब घरों के लोग होते हैं। किसी अमीर का बेटा सिपाही नहीं होता, किसी पूंजीपति का बेटा सिपाही नहीं होता, किसी आईएएस अफसर का नहीं होता, किसी बड़े नेता का बेटा सिपाही नहीं होता। वो चले जा रहे थे अपने सफ़र पर, उन्हें पता भी नहीं और अचानक वो है से थे में बदल गए। एक भयानक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं लगा। मैं देख रहा था एक दृश्य, एक जवान का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भेजा गया उसके घर। पता नहीं कितना सच है, ऐसा दृश्य देखा मैंने। क्या गलती थी इन जवानों की, इन्होंने क्या किया था? नौकरी ही तो करते हैं अपनी फोर्स में, अपने देश के लिए नौकरी करते हैं। सभी का कर्तव्य है अपने नौकरी करना और अपनी इच्छा और आकांक्षा के अनुसार किसी भी चीज़ में नौकरी करना। ये देश में, देश के अंदर सीआरपीएफ और देश के बाहर सीमाओं पर जहां इनको लगाया जाता है वहां देश की सेवा में ये काम करते हैं। और चलते हुए जवानों को अचानक उड़ा दिया गया और बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी संख्या, हमने इतने सारे अपने बहादुर बच्चे खो दिए। तो मैं कह रहा था, जब भी ऐसी घटना घटती है मेरे मन में यह ख्याल आता है कि काश मेरे इस नौजवान के हाथ में राइफल या उसका जो भी हथियार है वो होता और ललकार कर उस पर हमले किए गए होते तो हो सकता है कि वह आज शहीद नहीं होता, उसने न जाने कितनों को मार दिया होता। और अगर मरा भी होता, शहीद भी हुआ होता, तो 10, 20, 50, 100, 200 को मारकर शहीद हुआ होता। अकेला ही तो रह गया था अब्दुल हमीद, अल्बर्ट एक्का, कैप्टन बत्रा, तमाम नाम शहीद हुए, लेकिन कुछ करके शहीद हुए, न जाने कितनों को मार के शहीद हुए, दुश्मन को जवाब देकर शहीद हुए। लड़कर शहीद होना एक और बात होती है और अनजाने में
जान गंवा बैठना दूसरी बात होती है। पाकिस्तान तो ऐसी कायराना हरकतें करता रहता है, लेकिन सवाल है कि हम क्या करते हैं इस दुख की घड़ी में। ठीक है, पूरा देश उन सिपाहियों के साथ है, और जब जब ऐसी घटना घटती है तो यह देश भावुक हो जाता है। वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच हो या सीमा पर जो किसी जवान की लाश गिरी हो, और वो भी जब इतनी बड़ी घटना घटती है तो पूरा देश झंडे लेके मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ता है। देखिए कितनी देर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नेताओं के बयान आने लगते हैं, बड़े बड़े चटकीले बयान, जाने कहां से निकलती है वो आवाजें, बदला लेकर रहेंगे, ललकार दिया है, छोड़ेंगे नहीं, और पता नहीं क्या क्या। उन बयानों की अगर फहरिस्त देखी जाए तो न जाने कितने बयान हम नेताओं के अब तक सुन चुके। लेकिन हुआ क्या? ये मोमबत्तियां 2 दिन 3 दिन बाद बंद हो जाएंगी, लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। ये नारेबाजी, ये चौराहों पर भीड़, ये भावनाएं 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद बंद हो जाएगी। मैंने देखा है, ये कारगिल के सिपाहियों के साथ देखा मैंने, उनके लिए लड़ा था मैं। उसके बाद उनका कोई नहीं होता। कारगिल के सिपाहियों को 10 लाख रुपए मिले थे उस जमाने में, इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया था, 1/3 जमा कर दो। उस मुद्दे को लेकर मुझे लड़ना पड़ा, और बाई चांस उसी वक्त वाजपेयी जी की और मुशर्रफ की वार्ता होने वाली थी आगरा में। मीडिया के लोगों ने मेरा साथ दिया और बात बड़ी हो गई। आगरा के बुद्धिजीवियों ने, कवियों ने, लेखकों ने, शिक्षकों ने मेरा साथ दिया। जो विधवा, जो शहीदों की पत्नियां थीं, उनको लेकर निकला था मैं, और परिणाम यह निकला कि इनकम टैक्स को वो नोटिस वापस लेना पड़ा। और उन परिवारों के साथ जो वादे किए गए थे पेट्रोल पंप इत्यादि देने के, वाजपेयी जी के आगरा आने के पहले, वो वादे पूरे करने पड़े, क्योंकि हम लोगों ने दबाव बना दिया था कि उस दिन हम विरोध करेंगे। और भी कई मांगे थी जो, जिस पर मुशर्रफ को भी जवाब देना पड़ा। मैंने उसमें मांग की थी मुशर्रफ से कि अगर बातचीत करने आ रहे हो तो कारगिल पर खेद व्यक्त करके आओ। उसने नहीं व्यक्त किया, मुझे विरोध करना पड़ा। मैं गिरफ्तार हो गया था अपने साथियों के साथ। सवाल यह, घटनाएं घटती क्यों हैं? इससे हासिल क्या होता है? क्या भारत इतना कमजोर देश है कि जो एक छोटा सा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान, जिसको हमारी सेना चाहे तो 1 घंटे के अंदर खत्म कर दे, पाकिस्तान के आखिरी छोर तक झंडा फहरा दे, वो कर ही दिया था 1971 में। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, इंदिरा गांधी जैसी वीरांगना इस देश के प्रधानमंत्री थी, फील्ड मार्शल मानिक शाह जो जनरल मानिक शाह थे उस समय, जनरल अरोड़ा, जनरल कैंडेट इत्यादि इत्यादि पश्चिमी उत्तरी सीमाओं पर खड़े थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 96,000 पाकिस्तान के सैनिकों को जनरल नियाजी के नेतृत्व में हथियार डलवा दिए थे, उनको कैद कर लिया था। 96,000। और एक नया देश बना दिया बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, ये आंख कैसे दिखाने लगे हैं? नेपाल ने बीच में हमारे 11 सैनिक उठा लिए थे। कभी लंका कुछ बोल देता है, कभी भूटान कहता है कि हम तो चीन के साथ जा सकते हैं। ये हो क्यों रहा है? मैं आज तक समझ नहीं पाया राजनीतिक ताकतों को। हमारा सैनिक तो जीत जाता है, लेकिन राजनीतिक नेता जाकर के उसको हार जाता है। सैनिकों ने तो हमेशा जीत दी है, हमारी सेना ने बहादुरी दिखा करके हमेशा जीत दी है। हमारी सेना ने अब से नहीं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक जहां जहां गई, और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं के बीच में भी जहां भेजी गई, कहीं पर हमारी फोर्सेस ने अपनी ताकत को, अपनी बहादुरी को दर्शाया है। हमारी सेना में कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी है तो हमारी राजनीतिक सत्ता में है। हमारी राजनीतिक सत्ता लचर पड़ जाती है, इसलिए सेना कमजोर पड़ जाती है। बाद में कहते लोग हमने अधिकार दे दिया। क्या होता अधिकार दे दिया? अधिकार देना क्या होता? आदेश दो। सेना अधिकार नहीं चाहती, सेना आदेश चाहती है, क्योंकि सेना देश के लोकतंत्र की इज्जत करती है। सेना जानती है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो जनता के आदेश पर चलती है,
और जनता जो आदेश देगी वो सत्ता के द्वारा उनको मिलेगा, उसका वो पालन करेंगे। फिर उसमें कितने शहीद होते हैं सेना को उसकी परवाह नहीं। सेना सिर्फ इतना चाहती है कि वो इज्जत से शहीद हो, मार कर मरे, यूं ही मर जाए, ये सेना को पसंद नहीं। बहुत अफसोस होता है मुझे। देखो 6 महीने की बच्ची, वो 2 साल का बच्चा, पता ही नहीं उसको कहां गए उसके पापा, क्या हो गया, वो चुप क्यों हैं, उनके चिथड़े क्यों उड़े हुए हैं, उनके शरीर के अंग सारे कायम क्यों नहीं है, या उनको ढका क्यों गया है, दिखाया क्यों नहीं जा रहा उनका चेहरा। कितने शहीद ऐसे हुए जिनका चेहरा उनके परिवारों को नहीं दिखाया जा सकता, लपेट करके दे दिया गया है कि बस ये है आपके बेटे, बाप, भाई, जो भी है, पति, इनकी अंत्येष्टि कर लीजिए। घोषणाएं हो जाएंगी जगह जगह से, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख दे देगा, लेकिन पिता कैसे लौटाएगा बच्चों का, पत्नी को पति कैसे लौटाया जाए, बहन को भाई कैसे लौटाया जाए, और बूढ़े माँ बाप को सहारा कैसे लौटाया जाए। अरे क्या क्या रहा होगा उनके दिलों में, अभी उनकी जिंदगी में क्या क्या करना रहा होगा, अपने पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब मिट गया बिना किसी गलती के। इसका इलाज कब होगा? और अगर यह है तो पाकिस्तान से कोई भी ताल्लुक क्यों, किसी भी तरह के ताल्लुक क्यों, किसी भी नेता का वहां पर शॉल का आदान प्रदान, खाना जाना या खाना पीना क्यों, पूरी तरह से बाउंड्री को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? एक लंबे समय तक चीन ने आयरन कर्टन लगा रखा था और धीरे धीरे तरक्की करके अपने को मजबूत कर लिया, तो भारत में आयरन कर्टन क्यों नहीं? या फिर फैसला कुन जवाब क्यों नहीं? एक बार आर पार हो जाए। परमाणु बम तो बहुत लोगों के पास है। अमेरिका तो जब चाहता है किसी देश पर हमला कर देता है। आतंकवादी घटना घटी, उसने छोड़ा नहीं, कई देशों पर हमला कर दिया, वो देश तबाह हो गए। अच्छे भले देश थे, क्या सुंदर सुंदर इमारतें थी, क्या सुंदर सुंदर सड़कें थी, क्या अच्छा माहौल था, लेकिन अमेरिका ने घुस के उनको तबाह कर दिया। रूस जब चाहता है तब हमला कर देता है। यहां तक कि इजराइल बहुत छोटा देश है, जब चाहता हमला कर लेता है। अरे वही अमेरिका आया था पाकिस्तान और घुस करके मार के बॉडी उठा ले गया, लाश उठा ले गया ओसामा बिन लादेन की। क्या भारत में बहादुर नहीं है? है बहादुर, इसी फौज में, इसी सीआरपीएफ में है, लेकिन राजनीतिक कायराना सोच की वजह से वो अपना कुछ कर नहीं पाते हैं और राजनीतिक चालबाजियों के कारण नहीं कर पाते। मैं राजनीति में हूं, नेता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, ये मेरा गुस्सा बोल रहा है, मेरा दर्द बोल रहा है, मेरा दुख बोल रहा है। लगातार देख रहा हूं शहीदों की लाशों, चिताओं को पर जलते हुए, उनके परिवारों को रोते हुए, उनके बच्चों को रोते हुए। कब तक? अजीब नौटंकी इस देश में होती है। सालों से देख रहा हूं, 20 साल से। कोई दुनिया का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो आके कहता है कि भारत को हम सुरक्षा परिषद में स्थान दिलाने के लिए हमारा समर्थन है। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के देश में जाता है तो एक बड़ा सा बयान छपता है वहां से लौट करके, उस देश ने सुरक्षा परिषद में भारत के सदस्यता का समर्थन किया है। ये सुनते सुनते 20 साल हो गए। क्या है सुरक्षा परिषद? अरे अमेरिका जब हमला करना चाहता है, सुरक्षा परिषद क्या कर लेती है? क्या हैसियत है सुरक्षा परिषद की? अगर आप ताकतवर हो तो, और अगर आप में संकल्प शक्ति है। 130 करोड़ का देश है, बहादुर देश है, बहादुर सेना है। अच्छा, अगर आप युद्ध भी लड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? युद्ध में हथियार खर्च होता है, युद्ध में सैनिक मरते हैं, युद्ध में पैसा खर्च होता है। बिना युद्ध के भी हथियार खर्च हो रहा है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, और हमारे सैनिक मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं। जितने कारगिल युद्ध में नहीं मरे थे, उससे ज्यादा सिपाही इस दौरान पिछले 3-4 साल में मर गए। सेमा में सर काट के परोस दिए जा रहे हैं। या तो बहादुर शाह जफर के बेटों के सर काट के परोसे गए थे, या मैंने अब सुना है कि सर काट के परोस दिया गया भारत की सरकार को।
ये नौटंकी क्यों? सुरक्षा परिषद के नाम पर, वार्ता के नाम पर मैंने कई बार लिखा कि एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अब तक बातचीत में क्या हुआ और बातचीत का हल क्या निकला। और कुछ नहीं निकला तो भारत की गरीब जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके ये नेता वहां ऐश करने क्या करने जाते हैं? क्यों वहां दूतावास बना हुआ है? कोई अगर हल नहीं निकलता तो वार्तालाप किस बात के लिए? वार्ता जारी रहेगी। कब तक वार्ता जारी रहेगी? कितने साल हो गए वार्ता करते हुए? कब तक ये वार्तालाप जारी रहेगा? मैं इस वार्तालाप का खंडन करता हूं, इसकी निंदा करता हूं, इसकी खिलाफत करता हूं। यह फर्जी वार्तालाप है, यह झूठा वार्तालाप है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा जवान मर रहा है, मेरा भाई मर रहा, मेरा बेटा मर रहा, तू नहीं चिंता क्योंकि वो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, किसी अमीर का नहीं, किसी आईएएस का नहीं, किसी लीडर का नहीं, इसलिए उसकी चिंता नहीं। मरने दो उसे, उसकी मौत पर रोटियां सेको, राजनीति करो। अभी भी उसकी मौत पर फायदा उठाने की कोशिश होगी, उसकी मौत से राजनीति करने की कोशिश होगी और चुनाव जीतने और हारने की कोशिश होगी। अरे कब तक करोगे ये? कब तक सब्र का इम्तिहान लोगे इस देश के गरीबों का, इस देश के जवानों का? यह घटना एक बड़ी घटना है। नौटंकी बंद होनी चाहिए राजनीति की, वो चाहे जो नेता करता हो, चाहे जिस पार्टी और जिस सरकार का हो। इंदिरा गांधी जैसी संकल्प शक्ति की जरूरत है, इंदिरा गांधी जैसे कड़े फैसले की जरूरत है। देश में जो लोग मुझे सुन रहे हो, जिनको नहीं याद हो उनको याद दिला देता हूं। 1971 की बात है, पाकिस्तान में चुनाव हुआ। उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए, उनको भुट्टो ने कैद कर लिया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के सिपाहियों ने, फौज ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, बलात्कार से लेकर हत्याएं तक होने लगी। पूरा पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश नर्क हो गया। भारत ने उस पर ऐतराज जताया मानवता के नाते कि हम पड़ोस में मानवता का कत्ल होते नहीं देख सकते। उस पर ऐतराज करना शुरू किया और पाकिस्तान की सीमाओं से गोलियां चलने लगी भारत की तरफ। अचानक सायरन बजा और मालूम पड़ा कि पाकिस्तान का जहाज बम गिरा गया। बम्बार्डिंग शुरू हो गई जगह जगह, एयरफोर्स के अड्डों पर। इंदिरा गांधी ने बुलाया फील्ड मार्शल मानिक शाह को, बोले अब कड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है। लेकिन सीधा निर्देश दिया, ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, छूट है आपको। निर्देश दिया कि हो जाए, आर पार का हो जाए, फैसला हो जाए। भारत की सेनाएं घुसी, पूरे बांग्लादेश को विजय कर लिया। पाकिस्तान के भीतर भी बहुत किलोमीटर तक घुस गई अंदर, तबाह कर दिया पाकिस्तान को। 96,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया भारत की सेना ने, जनरल नियाजी के नेतृत्व में। लेकिन यह जानने की बात नहीं, जानने की बात दूसरी है। पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका का 7वां बेड़ा आके हिंद महासागर में खड़ा हो गया। पाकिस्तान के समर्थन में, सुनिएगा और याद करिएगा, जो नहीं जानते हैं, जो नए लोग हैं, जो उस जमाने में बालिग नहीं थे, वो जान ले इस बात को। अमेरिका का 7वां बेड़ा आके हिंद महासागर में खड़ा हो गया भारत पर दबाव बनाने के लिए। इंदिरा गांधी ने कहा कोई परवाह नहीं, झुकेंगे नहीं। सेना से कहा अपना काम करते रहो, देखा जाएगा। और इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम की घोषणा तब की जब बांग्लादेश को अलग कर दिया, आजाद करा दिया, जब 96,000 सैनिकों को बंदी बना दिया, और जब पाकिस्तान में भी, पश्चिमी पाकिस्तान में भी कई किलोमीटर तक घुस करके हमारी सेना ने कब्जा कर लिया और उनके तमाम सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। उस समय की सूचना होती थी, समाचार होता था कराची जल रहा है, इस्लामाबाद जल रहा है, फला जगह जल रहा है, ये सूचनाएं आती थी। इंदिरा गांधी का राजनीतिक नेतृत्व और फील्ड मार्शल मानिक शाह, जनरल अरोड़ा जैसे और जनरल कैंडेट जैसे लोगों का सैनिक नेतृत्व, बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, इस सारे लोगों ने मिलकर के दुनिया का एक बड़ा काम किया। चंद दिनों में इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसे कहते हैं राजनीतिक फैसला, इसे कहते हैं सेना का शौर्य और सेना के शौर्य की रक्षा करना, उसके शौर्य को बनाए रखना जिसकी जरूरत है। लेकिन कायर इंसान, कमजोर इंसान ये काम नहीं कर सकता। 1971 में हम इतने मजबूत नहीं थे, हमारी सैन्य शक्ति इतनी बड़ी नहीं थी, तब हम चौथी पांचवी आर्थिक ताकत भी नहीं थे, तब हम इतनी बड़ी सैन्य ताकत भी नहीं थे।
और उस हालत में इंदिरा गांधी ने वो करके दिखा दिया। आज तो हम बहुत बड़ी ताकत है, परमाणु ताकत है। मिसाइल से हमारे पास जो दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी हमला कर सकती है, कहीं पर भी परमाणु बम गिरा सकती है। हिम्मत नहीं किसी की। और मैं अच्छी तरह जानता हूं भारत के अपने फौजी तंत्र को और फौज के सुरक्षा तंत्र को और उसके इंटेलिजेंस तंत्र को, कि उनको निश्चित तौर पर पता होगा कि पाकिस्तान के परमाणु बम कहां कहां रखे हुए हैं, जो भी उसमें 25, 50, 100 हो। अगर भारत की सेना चाहे तो वह परमाणु बम लोड होने पाए उसके पहले वही तबाह कर सकती है। आधा पाकिस्तान तो अपने ही परमाणु बम से खत्म हो जाएगा। लेकिन हिम्मत और जज्बे का सवाल है, फैसले का सवाल है। कब तक पड़ेगा हमारे सिपाही इस तरह से? कोई वार्तालाप नहीं, कॉलम खत्म होना चाहिए। मेरी मांग है पाकिस्तान का दूतावास तत्काल बंद करके वहां चपरासी से लेकर ऊपर तक सारे लोगों को वापस बुलाइए। एक भी हिंदुस्तानी आदमी वहां भारत का प्रतिनिधि नहीं रहना चाहिए। कड़ा फैसला यह होता, दूतावास वापस आए, वाणिज्य दूतावास वापस आए। सबसे कड़ा फैसला आज का यह है। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जैसा फैसला, फील्ड मार्शल मानिक शाह जैसा फैसला। अगर यह नहीं हो रहा है तो सिर्फ यह 4 दिन का तमाशा रहेगा। झंडे लहराना, मांग करना, पुतले जलाना, मोमबत्तियां जलाना और फिर अपने अपने घर में अपने काम में मगन हो जाना। वही शहीद का परिवार अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी दफ्तर में जाएगा, दफ्तर वाला घूस मांगेगा। मांगते हैं, मैंने झेला है, मेरा साथ है उन लोगों के साथ। मैं आगरा में एक कार्यक्रम करता था, शहादत सम्मान समारोह, शहीदों के परिवारों को लेकर। जुड़ा रहा उनसे, इसलिए मुझे मालूम है यही पुलिस जो आज सलामी दे रही है, इसी का दरोगा उसको तंग करता है। यही तहसीलदार और एडीएम और डीएम जो वहां आज गए हुए, ये मिलने का टाइम नहीं देते। छोटे छोटे कामों के लिए परिवार भटकता है, कोई सम्मान नहीं उनको। वो लाख कहें फला शहीद के परिवार के हम वीर चक्र प्राप्त करता है, कुछ भी हो, ये भ्रष्ट तंत्र उनको बैठने नहीं देता, उनका काम नहीं करता, उनको सहूलियत नहीं देता, उनकी जिंदगियों में परेशानियां पैदा करता है। 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, सिर्फ वो परिवार परेशान रहेगा। सारी जिंदगी की दिक्कतें उस परिवार को झेलनी पड़ेगी, उस शहीद के बच्चों को झेलनी पड़ेगी। नेता तो मोटे हैं, खाए कमाए बैठे हैं, अधिकारी खाए कमाए बैठे हैं, पूंजीपति खाए कमाए बैठे हैं। आपके 20-25 लाख दे देने से उसका पूरा भविष्य नहीं सुरक्षित हो जाता। एक इंसान की जिंदगी, उसका संरक्षण, उसका 60 साल तक नौकरी करना, फिर पेंशन लेके घर लौटना, उसको कैलकुलेट करिए और वो पूरा पैसा दीजिए उसको। एक नौकरी दीजिए उसके परिवार में, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री करिए, दवाई फ्री करिए, इलाज परिवार फ्री करिए उसके पूरे परिवार का। और ये गारंटी करिए कि उनसे कोई घूस नहीं मांगेगा, उनको कोई परेशान नहीं करेगा, उनकी जमीन पर उस लड़के के सैनिक के न रहने पर कोई कब्जा नहीं करेगा, उनके मकान पर, जमीन पर। गारंटी करिए इसकी। हमारी फौज बहुत ताकतवर है। अगर अब भी निर्णय नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना के बाद भी निर्णय नहीं हुआ, और उससे भी घृणित यह कि अगर इन सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल वोट लूटने, वोटों की भीख मांगने में इस्तेमाल किया गया, तो उससे बड़ा शर्मनाक धब्बा इस लोकतंत्र के नाम पर कुछ हो नहीं सकता। राजनीति के इससे घृणित और घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती कि सैनिकों की शहादत को वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और देश इसको देखेगा। देश के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए और सेना के भी सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। सैन्य बल और अर्धसैन्य बल ये हमारी ताकत है। ये गारंटी करते हैं सीमा पर खड़े होकर के -36 डिग्री टेम्परेचर में गल रहे होते हैं, लेकिन गारंटी करते हैं देश के लोगों मस्त रहो, इलाज जो चाहो करो, हम खड़े हैं यहां तुम्हारे लिए। तपती हुई रेत में खड़े रहते हैं, पहाड़ी पर खड़े रहते हैं, समुद्र के बीच महीनों महीनों परिवार से दूर खड़े रहते हैं। देश के लोगों परवाह मत करो, हम खड़े हैं। उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे हम लोग। और उसका बाप किसान खेत में खड़ा होकर कहता है कि चिंता मत करो, तुमको अब भीख में गेहूं नहीं मांगना पड़ेगा अमेरिका से, मैं पालूंगा तुमको। तो न किसान की परवाह न जवान की परवाह। बहुत दुखी हूं मैं आज। मैं तो फौज में जाना चाहता था, आधा फौजी मन से हूं, एसएसबी में रह गया। टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहता था, लखनऊ से सिलेक्ट हो गया, भोपाल में फिर रह गया। नहीं होता, हो सकता है मेरे अंदर वो नहीं देखा गया हो कि फौजी अफसर बना जा सकता है। अपने इकलौते बेटे को भेजा, उसने रिटन इम्तहान 2 बार पास किया, लेकिन
एसएसबी के इंटरव्यू में जाकर के क्लेमेंट टाउन में रह गया, उसको भी मैंने फौजी बनाने की कोशिश की। इसलिए कह रहा हूं मैं मन से जुड़ा हुआ उससे। आधा फौजी हूं, एनसीसी का बेस्ट कैडेट रहा हूं, बहुत सारी ट्रेनिंग की है, मैं जानता हूं वहां के सिस्टम के बारे में। पैरा ब्रिगेड के साथ ट्रेनिंग की है, पैरा ब्रिगेड के साथ एडजस्टमेंट किया है, पैरा ट्रेनिंग की है, भावना से जुड़ा हूं उससे मैं। राजनीति में आ गया अलग बात है, लेकिन राजनीति का एक घटियापन मुझे बर्दाश्त नहीं है, राजनीति की यह कमजोरी भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, राजनीति की एक कायराना हरकत भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, और राजनीति का भौडापन भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। आज बहुत दुखी मन से मैं आमतौर पर मैं दूसरे विषयों पर आता हूं। मैं तो बच्चों के लिए फिर एक लाइव करने वाला था। एक बहन ने मेरी कहा था कि बच्चों के इम्तहान चल रहे हैं, फिर से उनको प्रेरणा दीजिए कि कैसे इम्तहान दें, लेकिन आज इस विषय पर लाइव करना पड़ा। बहुत दुखी मन से कर रहा हूं मैं। कभी सोच के देखो, अपने उस जो शहीद हुआ उसकी जगह अपने बेटे की शक्ल को मिला के देखो, अपने भाई की शक्ल को मिला के देखो, अपने पति की शक्ल को मिला के देखो, फिर सोचो आंख बंद करके क्या खोया है। वो देश का प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या कोई और मंत्री हो, या पूरा राजनीतिक तंत्र हो, पूरे राजनीतिक जमात हो, सबसे प्रार्थना करता हूं रात में सोते हुए एक बार अपनी आत्मा में झांक कर देखो, और उन सैनिकों में अपने परिवार का कोई आदमी तलाश करके देखो, फिर फैसला करो। और फैसले में तमाशा मत करो, तत्काल फैसला हुआ। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग मोमबत्तियों से खुश हैं, जो फर्जी राष्ट्रवाद से खुश हैं, जो फर्जी 2 दिन की देशभक्ति से खुश हैं, उससे खुश मत हो। यह सोचो हुआ क्यों। जब इंटेलिजेंस का इनपुट था कि घटना होने वाली है, आरडीएक्स या इस तरह की चीजों से होगी, फिर हुआ क्यों। अरे छोटे मोटे मंत्री मुख्यमंत्री निकलते हैं, रास्ते खाली कर दिए जाते हैं, एक परिंदा पर नहीं मार सकता। इतनी बड़ी फोर्स निकल रही थी, आखिर उसके बीच में गाड़ी पहुंची क्यों। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का किया क्या पूरे देश की सरकार ने, और प्रदेश की सरकार ने, और प्रदेश के राज्यपाल ने। सब गुनाहगार हैं। लेकिन राजनीतिक चोचलेबाजी, हल्की हरकतों, हल्के तमाशों और नौटंकियों से फुर्सत मिले तब देश के बारे में कोई सोचे। अमेरिका में सिर्फ एक बार हमला हुआ था, 11 नवंबर। उसके बाद फिर दोबारा नौबत नहीं आई किसी छोटी घटना की भी। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने चारों तरफ बाढ़ खड़ी कर दी हो, आसमान में कोई बुलेट प्रूफ चादर तान दी हो। अमेरिका के लोगों ने ईमानदारी से फैसला किया, ईमानदारी से वो करना शुरू किया जो करना चाहिए, और कमर तोड़ दी घुस के दूसरे देशों में, और आज तक लड़ रहे हैं। कई देशों में अमेरिका की सेनाएं आज तक पड़ी हुई हैं। भारत क्यों नहीं कर सकता ये। किस मामले में अमेरिका से भारत कमजोर है। और अब अमेरिका की यह भी हिम्मत नहीं कि 7वां बेड़ा लाके खड़ा कर दे। ये मौका है, दुनिया की ताकतें अगर आपको समर्थन दे रही हैं, इस वक्त तार पार का हो जाना चाहिए। खत्म कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आतंकवाद की नर्सरी की, जहां आतंकवाद की खेती होती हो, जहां आतंकवाद की पौध पैदा की जाती हो। नहीं जरूरत है ऐसे देश की। अगर इराक से लेकर के तमाम देशों में, सीरिया होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, सब जगह अगर लड़ाइयां हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होगी। जो भी देश निहत्तों की हत्याएं करे, वहां पर उसको सबक सिखाया जाना चाहिए, और वो सबक फैसला कुन होना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल और आता है। 4 लड़के आए और संसद में घुस गए। एक सरकार थी, क्या मिला, मारे गए। हमारे भी 7 बहादुर सिपाही मारे गए। आए दिन कोई न कोई एक आध आता है, मारा जाता है। इस भूखे नंगे पाकिस्तान में ये लड़के मिलते कहां से हैं। क्यों आत्महत्या करने यहां आते हैं, और 4 जवान इधर के मर जाए या 4 जवान उधर के मर जाए, इससे हासिल क्या होना है। ये सारा पैसा देश की तरक्की पर तो खर्च हो सकता है। भीख मांगता घूम रहा पाकिस्तान दुनिया के देशों से। अरे इस फौज पर जो पैसा खर्च कर रहा, आतंकवाद पर खर्च कर रहा है, वो पैसा देश की तरक्की पे क्यों नहीं खर्च करता, देश की पढ़ाई पे क्यों नहीं खर्च करता।
देश की भुखमरी पर क्यों नहीं खर्च करता? लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सिस्टम ऐसा बन गया है। पाकिस्तान के जिस लीडर को देखो, अमेरिका इंग्लैंड में उसके बड़े बड़े बंगले हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए जमा है। फौज के जो लोग हैं उनकी भी वही स्थिति है, और सबके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड बड़े बड़े देशों में पढ़ रहे हैं, वहां घरों में रह रहे हैं। पाकिस्तान में जो हो होता रहे, लेकिन भारत इसको क्यों झेले? बस अब ये आखिरी घटना होनी चाहिए। इसके बाद सीमा पर एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। उसके पहले इलाज हो जाना चाहिए। उन सारे सिपाहियों को पूरे देश का सलाम, मेरा सलाम, आप सब साथियों का सलाम, दुखी मन से सलाम। आंखों में आंसू है, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति से क्या होगा? उनके लड़ना पड़ेगा। और मैं तैयार हूं, जैसे कारगिल वाले जो शहीदों की पत्नियां थी उनको लेकर लड़ा था मैं, जो 65 और 71 के युद्धबंदी पाकिस्तान में बंद है उनको लेकर लड़ा था मैं, और मजबूर कर दिया था मैंने मुशर्रफ को ये कहने के लिए कि युद्धबंदियों के परिवार आए और पाकिस्तान में आके जेलों में जाएं, मैं उनको सुविधा दूंगा। और उसको परमिशन देनी पड़ी। मुझ जैसे अदना आदमी ने यह लड़ाई लड़ी थी इन मुट्ठी भर लोगों को लेकर के। तो हम आप सब चाहें तो ये लड़ाइयां लड़ सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं सरकारों को, अपनी सरकार को भी, दूसरी सरकार को भी। मैं तो बहुत अदना आदमी हूं, लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पहले की बात है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मुशर्रफ से उनकी वार्ता होनी थी, उसी समय की बात है। आइए हम सब मिल करके एक ताकत बनाएं, एक दबाव बनाएं और देश की सरकार को मजबूर करें कि राजनीति ना करे, अब देश की रक्षा करें, देश के नौजवानों की रक्षा करें, देश की सेना के शौर्य की रक्षा करें, उसके सम्मान की रक्षा करें, 130 करोड़ के इस बहादुर देश के आत्मसम्मान की रक्षा करें। इसको इतना मजबूत बनाए कि कोई इसमें झांकने की हिम्मत ना कर सके। जय हिंद।